वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल ट्रम्प सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज। ये एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर आपको फाइनल ट्रम्प के सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज करवाए जा रहे हैं। और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 411 के फाइनल ट्रम्प के सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 23 के जो इंपॉर्टेंट हैं वो पहला ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फंड्स फॉर डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस। अगर हम डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं तो वहाँ पर जो प्राइमरी जो सोर्स ऑफ फंड है वो इनमें से क्या है। वो है सेविंग्स एंड टाइम डिपॉजिट। ये दो जो है वो प्राइमरी होते हैं। अब ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। इनमें से कौन से जो है वो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे डिपॉजिट कराया जा सकता है। उसमें कमर्शियल बैंक्स हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा सेविंग इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं और क्रेडिट यूनियंस भी होती हैं। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। लेक्चर 24 में एक विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक जो होता है जो कि एक ही होता है एक कंट्री का, उसके फंक्शंस क्या हो सकते हैं होते हैं एक्चुअली। वो ये कि रेगुलेटिंग बैंक्स जो कि मेन फंक्शन में से। इसके अलावा क्लियरिंग चेक्स भी, एक्टिंग एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी। ये तमाम ऑप्शन आ जाते हैं, इसलिए ऑल ऑफ अबव है। अब लेक्चर 25 में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ बैंक टू डील विद इट्स लिक्विडिटी रिस्क। इनमें से कौन से जो है वो ट्रू है एक बैंक के लिए कि वो डील करे लिक्विडिटी रिस्क के साथ। वो है कि टू होल्ड सफिशिएंट एक्सेस रिजर्व, वो होल्ड करे सफिशिएंट एक्सेस रिजर्व को। लेक्चर 26 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड्स प्राइस एंड यील्ड। बेहतर तौर पे इनमें से कौन सा ऑप्शन डिस्क्राइब करता है बॉन्ड प्राइस और यील्ड के दरमियान रिलेशनशिप। वो ये कि मूव टुगेदर इन्वर्सली, दोनों मूव करते हैं एक दूसरे के साथ लेकिन इन्वर्सली तौर पर है। लेक्चर 27 कहता है इसके अंदर यानी कि जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी। अच्छा, ये वही वाला रिपीट हो गया यहाँ पर भी क्योंकि बात डिपॉजिट की हो रही है, मतलब डिपॉजिट से रिलेटेड है। इस वजह से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फंड्स फॉर डिपॉजिट इंस्टीट्यूशन। ये सेविंग और टाइम डिपॉजिट वाला ये रिपीट हो गया। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन दी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंटरप्राइज। इनमें से कौन सी जो वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंटरप्राइज में शामिल है वो है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि HBFC। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी यूजेस ऑफ फंड्स ऑफ फाइनेंस कंपनी। जो प्राइमरी यूज़ होता है फंड्स का फाइनेंस कंपनी के वो क्या है, वो कैश है, वो लोन्स है, वो सिक्योरिटीज़ हैं। और उसके बाद ये आता है कि लेक्चर 29 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन अ सेंट्रल बैंक कैन wreak havoc on the economic and फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ कंट्री। कौन सी सिचुएशन सेंट्रल बैंक के अंदर वो कर सकती है रीक हवैक जो है वो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर कंट्री की। वो एक्सट्रीम पॉलिटिकल प्रेशर, बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर जो है पॉलिटिकल सियासी तौर पे दबाव यानी कि बहुत ज़्यादा। और अब ये कि विच लेक्चर 30 में ये कि विच फंक्शन वाज सेंट्रल बैंक ओरिजिनली डिज़ाइन टू परफॉर्म। किस तरह के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेंट्रल बैंक को ओरिजिनली तौर पर डिज़ाइन किया गया। वो ये है कि ये तीनों आ जाते हैं कि कंट्रोल द मनी सप्लाई, क्लियरिंग चेक्स एंड एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अब ये कि लेक्चर 31 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के गोल्स को हम देखें तो इनमें से क्या है, वो ये कि लो स्टेबल इन्फ्लेशन यानी कि लो रहे महंगाई बिल्कुल और स्टेबल रहे। ऐसी महंगाई हो कि बिल्कुल लो हो कि लोगों की परचेजिंग पावर भी ना गिरे और दूसरी तरफ जो सेलर हैं वो भी मोटिवेट होते रहें और स्टेबल रहे, शॉक्स नहीं आए, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव इस तरह की चीज़ें नहीं हो। अब लेक्चर 32 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ अ सेंट्रल बैंक डिज़ाइन। इनमें से जो है वो कौन सा जो है वो प्रिंसिपल है सेंट्रल बैंक डिज़ाइन का, वो है इंडिपेंडेंस। लेक्चर 33 ये कि M इज इक्वल टू क्वान्टिटी ऑफ मनी। M क्वान्टिटी ऑफ मनी है, वाई जो है वो रियल आउटपुट है, पी जो है वो प्राइस लेवल है, वी जो है वो वेलोसिटी है। इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन इक्वल करता है इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी को, वो है PY/M लास्ट वन यानी कि। अभी के विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फैक्टर और फैक्टर्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इनमें से कौन सा या कौन से फैक्टर या फैक्टर्स हैं एग्रीगेट डिमांड के, वो है टैक्स मल्टीप्लायर। लेक्चर 34 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। जो प्राइमरी कॉज है, सबब है इन्फ्लेशन का, इनमें से क्या है, वो है इंक्रीज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में इजाफा हो जाए किसी भी वजह से, चाहे बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा सेंट्रल बैंक ने जो वो करेंसी प्रिंट कर दी है या और भी किसी वजह से इंटरेस्ट रेट वगैरह की वजह से अगर मनी सप्लाई बढ़ती है किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से होता क्या है कि इन्फ्लेशन जो है महंगाई बढ़ जाती है। अब लेक्चर 35 ये है कि इफ़ बैंक होल्ड्स एक्सेस रिजर्व। एक्सेस रिजर्व कोई भी बैंक होल्ड करेगा अगर, तो वो डिपेंड करेगा कुछ चीज़ों के ऊपर, और वो क्या है, कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ होल्डिंग एक्सेस रिजर्व। उसके ज़ाहिर बात है कॉस्ट भी हैं, उसके बेनिफिट भी हैं, उन दोनों पर डिपेंड करता है। लेक्चर 36 ये फॉर सेंट्रल बैंक सेट एंड इलिसिट इन्फ्लेशन टारगेट।
इट वुड रिक्वायर विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। एक सेंट्रल बैंक अगर सेट कर देता है एलिसिट इन्फ्लेशन टारगेट, सो इसको रिक्वायर होता है कि वो इनमें से क्या करे। इनमें से क्या रिक्वायर होता है वो ये कि विलिंगनेस टू लिव विद मोर वॉलेटिलिटी इन द इंटरेस्ट रेट, विलिंगनेस के रहा जाए ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ इंटरेस्ट रेट में। लेक्चर 37 ये कि विद एन इन्फ्लेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ 2% एंड रियल ग्रोथ फॉरकास्ट ऑफ 3.5, equation of exchange tells us policy makers should set velocity growth at 3%. According to this equation, what would be the money growth? एक इन्फ्लेशन ऑब्जेक्टिव जो है वो 2% है, रियल ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो 3.5 है। इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज हमें बताती है कि पॉलिसी मेकर को सेट करना चाहिए वेलोसिटी ग्रोथ 3% के ऊपर। सो इस इक्वेशन के मुताबिक मनी ग्रोथ क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 4%। अब लेक्चर 38 में कि व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू, कब किया जाता है एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट को, वो राइज। अब लेक्चर 39 में कि व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क और रिटर्न के बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, और प्रैक्टिकली भी ये बहुत ज़्यादा हमें देखने में आती है, और यही चीज़ अक्सर देखी जा सकती है कि जो रिलेशनशिप है रिस्क और रिटर्न के बारे में वो क्या है कि ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिटर्न, जितना ज़्यादा रिस्क होता है तो उतना ज़्यादा रिटर्न भी मिलता है। लेक्चर 48 के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इन्वेस्टमेंट इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर हेल्ड कांस्टेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो ट्रू है इन्वेस्टमेंट के लिए अगर तमाम फैक्टर को कांस्टेंट रखा जाए? वो ये कि एन इन्वेस्टमेंट विद लेस रिस्क शुड सेल फॉर अ लोअर प्राइस एंड ऑफर अ लोअर रिटर्न। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें कम रिस्क है तो जाहिर बात है उसको लोअर प्राइस पे सेल किया जाएगा और उससे रिटर्न भी लोअर मिलेगा। लेक्चर 41 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फैक्टर्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तमाम जितने भी गिवन ऑप्शन हैं, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेजेस और कंजम्पशंस। लेक्चर 42 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन बाय एग्रीगेट डिमांड कर्व। इनमें से किसको शो किया जाता है एग्रीगेट डिमांड कर्व को? कि हाउ सेंसिटिव करंट आउटपुट इज टू गिवन चेंज इन द करंट इन्फ्लेशन। कितना सेंसिटिव जो करंट आउटपुट है जो गिवन चेंज है इन्फ्लेशन उसके लिए। अब लेक्चर 43 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, इनमें से कौन से रीजन जो है कैन शिफ्ट कर सकता है क्या शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व? वो ये कि डेरिवेशन ऑफ करंट आउटपुट फ्रॉम पोटेंशियल आउटपुट एंड चेंजेस इन एक्सटर्नल फैक्टर्स ड्रिविंग प्रोडक्शन कॉस्ट। डेरिवेशन जो करंट आउटपुट का जो है वो पोटेंशियल आउटपुट से, और जो चेंजेस हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स में ड्रिविंग प्रोडक्शन कॉस्ट। सो लेक्चर 44 ये कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन पार्ट ऑफ इकोनॉमीज capital is idle and firms tend to raise their prices and wages less than that when current output equal potential output। इनमें से कौन सी सिचुएशन के अंदर जो हिस्सा है इकोनॉमी का, इकोनॉमिक कैपेसिटी का, वो आइडल है और फर्म्स